लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और चुनाव से पहले सियासी रुख बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण भारत में धमाका करने की तैयारी में है। खबर है कि कर्नाटक में बीजेपी ऑपरेशन कमल पार्ट 2 पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में तख्ता पलट कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्नाटक में एक बार फिर ऑपरेशन कमल को अंजाम देगी बीजेपी। क्या कर्नाटक में बीजेपी तख्ता पलट की कोशिश में है? और क्या कांग्रेस जेडीएस की सरकार खतरे में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में बड़ा उलटफेर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 10 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं, वहीं जेडीएस के भी एक विधायक के पाला बदलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 4 विधायक तो मुंबई पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह, बी नागेंद्र, उमेश यादव और बीसी पाटिल मुंबई में हैं। वहीं कांग्रेस के रमेश जारकिहोली महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हैं। रमेश वही विधायक हैं जिन्हें सीएम कुमारस्वामी ने कैबिनेट से बाहर कर दिया था। इसके अलावा रमप्पा, भीमा नायक, रमेश कामतल्ली, बी सत्यनारायण का नाम भी बागियों की लिस्ट में सबसे गर्म है। सूत्रों के मुताबिक 2 निर्दलीय विधायक आर शंकर और नागेश भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी जल्द कर्नाटक में तख्ता पलट कर सकती है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से मोहर लगी तो कर्नाटक में ऐलान भी हो जाएगा। आपको ये भी सुनाएंगे कि इस पूरी उठापटक पर कांग्रेस और जेडीएस ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले जरा कर्नाटक का सियासी गणित समझ लीजिए। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बैठता है 113। फिलहाल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के पास 38 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 104 एमएलए हैं और 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार के पास फिलहाल 118 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 10 और जेडीएस का 1 विधायक पाला बदल ले तो ये आंकड़ा 107 पर आ जाएगा, यानी कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर बीजेपी के मौजूदा 104 विधायकों में 11 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 115 पर पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 2 ज्यादा, जिसका मतलब है बीजेपी सरकार बना सकती है। चाहे जोड़ तोड़ का खेल अपने अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इन सभी खबरों का खंडन किया है। सीएम कुमारस्वामी ने भी दावा किया कि वो सभी विधायकों के संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारा एक भी विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। And we are 104, we are sitting in the opposition party. But even then, they are trying their level best to get 1 or 2 MLAs from BJP. CM himself is trying his level best. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭದ್ರತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। उनकी कोशिश बहुत चल रही है कि चुनाव के वक्त लोगों में एक कंफ्यूजन करना और कांग्रेस गवर्नमेंट को ये जो सम्मिश्र सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसको गिराने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। इसमें वो यशस्वी नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के जाने वाला कोई एमएलए ऐसा नहीं है। येदियुरप्पा भले ही मना कर रहे हो, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। येदियुरप्पा ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು
ये तस्वीरें पिछले साल 17 मई की हैं, जब 104 विधायक होने के बावजूद येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन बहुमत साबित करने से पहले 2 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी उस वक्त भी उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस जेडीएस के विधायक तोड़ लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी फजीहत कराते हुए इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जेडीएस को सीएम पद देकर बीजेपी को पटखनी दे दी, लेकिन तब से शह मात का खेल जारी है। वैसे बीजेपी अगर अभी भी कांग्रेस जेडीएस के विधायकों को तोड़ती है तो भी बीजेपी सरकार बने रहने की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि पाला बदलने वाले विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो सकते हैं। लेकिन यह अग्नि परीक्षा भी विधानसभा के अंदर होगी, यानी विधानसभा में जाने से पहले येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। उसके बाद फिर चाहे जो हो, कुल मिलाकर कांग्रेस जेडीएस की सरकार तो गिर जाएगी। इस लिहाज से अगले कुछ घंटे बेहद अहम होंगे। तो इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे 2 सहयोगियों के पास। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सुमित चौधरी और बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं सैयद निजामुद्दीन। सुमित, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने विधायकों में क्या टूट का दर्द सता रहा है, क्योंकि येदियुरप्पा ने साफ कहा कि हमारे 2 से 3 विधायक टूट सकते हैं, उनसे संपर्क में है जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो या सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो। दशकों से देख रहे हो, समझते हैं कि अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर बीजेपी की तरफ से आएगा तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से भी तोड़े जाए। तो यही वजह है दीपक जी की सबसे ज्यादा जो बातचीत की जा रही है वो ये कि येदियुरप्पा नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई 1% का भी लैप्स हो। यही वजह है कि सभी बीजेपी के एमएलए को दिल्ली में बुलाया गया, उनको एक सिक्योर जगह में, गुड़गांव है, दूसरी जगहों पे रखा जा रहा है ताकि उनसे बातचीत ना हो। और क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जब मारस्वामी ने ये बाइट दिया, फिर उन्होंने कहा कि लगातार उनसे संपर्क में, तो वो समझ गए, ये भाग गए कि शायद अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि येदियुरप्पा 2 मुख्य कारणों की वजह से ये लगातार इस कोशिश में है, क्योंकि ये उनको लगता है कि एक तो जो जेडीयू और खासतौर पे जो जेडीएस और उसके बीच में जो कांग्रेस के बीच में जो आपसी कलह या फिर जो मतभेद शामिल हुए वो येदियुरप्पा लगातार भाप रहे थे। और दूसरी बात ये कि येदियुरप्पा की उम्र को लेकर या फिर दूसरी चीजों को लेकर ये उनके पास एक आखिरी चांस है। तो येदियुरप्पा फुल प्रूफ तरीके से अगर करना चाहे तो वो उसको अंजाम देना चाहते हैं। दीपक जी बिल्कुल सुमित, येदियुरप्पा इस ऑपरेशन कमल पार्ट 2 को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन येदियुरप्पा खुद इससे इनकार कर रहे हैं। क्या वो फेस सेविंग के लिए इनकार कर रहे हैं या ये जताना चाहते हैं कि वो इस टूट फूट में या फिर सरकार बनाने में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रखते? देखिए दीपक जी, मैंने आपको जिस तरीके से हम जानते हैं येदियुरप्पा को, वो किसी अटकलों को पहले नहीं उभरने देना चाहते। वो खुद अपने जो एमएलए हैं या उनको सिक्योर करके ये देखना चाहते हैं कि परिस्थितियां आगे बनती क्या। हालांकि वो तोड़फोड़ से खासतौर पर साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन जो गेंद है वो आला कमान के पाले में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आला कमान नहीं चाहता कि इस तरीके की किसी चीज को अंजाम दिया जाए। यही वजह है कि येदियुरप्पा बहुत साइलेंटली होते गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि अगर उनके फेवर में सारी चीजें जाती हैं तभी वो अपने पत्ते खोलेंगे, अदरवाइज वो इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि वो इस तरीके की किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। दीपक जी, 104 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास क्या जानकारी है? कितने विधायक दिल्ली में है? क्या सभी विधायक दिल्ली में है? मौजूद है दीपक जी, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्ट है, खासतौर पर जनपद का नई दिल्ली का वो इलाका है जहां पर सुबह से ही यहाँ पर वो कर्नाटका के एमएलए को रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई तो उसके बाद माना जा रहा है कि गुड़गांव में दूसरी जगहों पर लगातार इन एमएलए को शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। और यही वजह है कि करीब 100, क्योंकि उन्होंने कहा कि 100-102 के करीब जो एमएलए हैं वो दिल्ली में है, लेकिन कुछ 1-2 लोगों की तबियत खराब है, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। तो जितने ज्यादा हो सके वो उन लोगों को, अपने एमएलए को सिक्योर करना चाहते हैं, एक जगह पर लाकर इकट्ठा करना चाहते हैं। दीपक जी, सुमित आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा।
तुरंत लौटूंगा और हमारे साथ हमारी सहयोगी उर्वशी खोना भी जुड़ चुकी है। उर्वशी उस होटल के सामने से मौजूद है जहां पर रिबेल कांग्रेस, या ये कहें कि कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं उनको लाकर रखे जाने की अटकलें लगाई जा रही है। पहले सीधे चलते हैं बेंगलुरु सैयद निजामुद्दीन के पास। सैयद, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कैलकुलेशन के आधार पर, जानकारी के आधार पर कि कुमारस्वामी की सरकार गिर रही है? दीपक जी, इरादे साफ है। यहाँ पर एक दिख सकता है कि येडियुरप्पा ने जो उनके पिटारे में जो निकल रहा है, ये एक तौर पर साफ होता है कि अभी भी कर्नाटक और जेडीएस का जो यहाँ पे सरकार है कांग्रेस और जेडीएस के बीच में, कि उसको गिराने की जद्दोजहद पहले साल से चालू है। यानी कि जब से 104 उनके विधायक है, इसके बावजूद वो कर्नाटक में गवर्नमेंट नहीं बना पाए, इसका बहुत सारा नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए एटलीस्ट उनको ये अब कोशिश जारी है कि कर्नाटक में जो सरकार है वो सरकार को गिराया जाए। इस वजह से जिस तरीके से हाईकमान के पास ये लोग जाके वहां पे सभा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बेंगलुरु में भी इस तरीके की एक खलबली मची हुई है यहाँ के पूरे जेडीएस और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनमें, कि आखिर येडियुरप्पा चाहते क्या है, और अगर हो सकता है कि कर्नाटका में ये गवर्नमेंट गिर जाए, इस तरीके का क्या हो सकता है। और कंटिन्यूअसली कुमारस्वामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, वो हर किसी को जो विधायक है, जो रिबल विधायक है, उन सबको बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि कुछ विधायक अभी तक उनके कांटेक्ट में नहीं मिल रहे हैं। तो इससे मतलब अंदेशा यहाँ पे हम जान सकते हैं कि पानी कितना गर्म है। यानी कि बीजेपी तो गवर्नमेंट गिराना चाहती है और जेडीएस और कांग्रेस एटलीस्ट इस लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कोई खलबली नहीं मचाना चाहती, जो संदेश ये जाए कि बीजेपी आने वाले चुनाव में जीत सकती है। सैयद निजामुद्दीन, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस और जेडीएस को लेकर किन किन मुद्दों पर तनाव हुआ, क्योंकि जेडीएस बार बार ये कहती है कि वो खून के घूंट पी रही है, वो खून के आंसू पी रही है, वो खून के आंसू रो रही है। किन किन मुद्दों पर टकराव हुआ जेडीएस और कांग्रेस के बीच? दीपक जी, आज ही का मुख्यमंत्री का एक बयान दे सकते हैं। कांग्रेस के लीडर जो है, हमें उसको सेकंड दर्जा और तीसरा दर्जा दिया जा रहा है और हमें काम करने की छूट नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि विधानसभा यानी कि काम करने की जो प्रणाली है, वो प्रणाली से बहुत सारे मैं तंग आ चुका हूँ। इसीलिए कांग्रेस को ये बात समझना चाहिए। और जिस तरीके से बजट में बोला गया, जो भी है कांग्रेस की तरफ से जो बोला गया, वो सारे काम होंगे, लेकिन उससे पहले जो ओलेशन मतलब गवर्नमेंट जो है, ओलेशन गवर्नमेंट, उसके जो नीतियां हैं पहले वो सुधारे जाए। या इधर से जो कांग्रेस के लीडर से बहुत सारा प्रेशर यानी कि बीजेपी पे यानी कि जेडीएस पे डाल रहे हैं कुमारस्वामी पे। तो इस वजह से सबसे बड़ा तनाव ये है कि सबसे कम एमएलए होने के नाते उनको मुख्यमंत्री की सीट दी गई है। ये सबसे बड़ी बात कांग्रेस के जो कांग्रेस का जो लीडर है उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से बहुत सारा तनाव इस बात का है कि कांग्रेस के बहुत सारे घोषण किए गए जो काम है, वो अभी तक काम में अनुशासन नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से कांग्रेस ने बीजेपी के जेडीएस पे बहुत सारा उंगली उठाया था। दीपक जी, बिल्कुल सैयद, मैं आपका फिर आऊंगा, तुरंत आऊंगा। सीधे चलते हैं उर्वशी के पास। उर्वशी, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस होटल के सामने आप लोग खड़ी है, एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बेंगलुरु की राजनीति में, या ये कहे कि कर्नाटक की राजनीति में दोहराई जा रही है। कितने कांग्रेस के एमएलए आ चुके हैं या आने की संभावना है? क्या आपके पास कोई कंफर्मेशन आ पाया है अभी तक? जी, अगर हम हमारे सोर्सेस के द्वारा और सूत्रों के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि यहाँ पे पवई जो एक पॉश इलाका है मुंबई में, उसके रेनिसेंस होटल, एक और हम कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल जो है पवई इलाके में, वहाँ पे कुल मिलाकर 10 एमएलए, 10 विधायक यहाँ पे आके पहुंच चुके हैं मुंबई में। इन 10 जो है एक साथ ना आते हुए ये लोग टप्पे टप्पे में आए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि शनिवार के दिन जो है 8 विधायक पहुंचे, रविवार के दिन दो दूसरे कांग्रेस विधायक पहुंचे, और सूत्रों के हवाले ये भी पता चल रहा है कि आज जो है 4 विधायक बीजेपी के साथ संपर्क में है, और ये 4 विधायकों में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट एमएलए भी हो सकते हैं, ये पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो कंफर्मेशन है वो 10 एमएलए के हैं। मैं दीपक जी आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूरे दिन यहाँ पे मैं खड़ी रही। तो हमने यहाँ पे कई चीजें देखी।
जहां पे पहले 10 एमएलएज का कंफर्मेशन आया, वहीं होटल के बाहर पार्किंग लॉट में एक गाड़ी दिखाई दे रही है जहां पे बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। कई सवाल उसके साथ खड़े होते हैं। इतना ही नहीं तो हमने कुछ विजुअल्स भी बताए जहां पे कांग्रेस के लोकल नेता जो है, लोकल कार्यकर्ता जो है, वो होटल में दिखे ये देखने के लिए कि उनके कांग्रेस के नेता कहां पे है। जी, हालांकि उनको ये जवाब मिला है कि यहाँ पे फिलहाल है नहीं, बट हाँ कंफर्मेशन पूरी तरह से है कि यहीं पे वो 10 विधायक है। इतने ही नहीं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में भी जल्द ही बाकी के कुछ विधायक पहुंचेंगे। कांग्रेसी विधायक जो बहुत ही निराश रहे हैं रिसेंटली जो कैबिनेट एक्सपांशन हुआ उसके चलते, तो वो भी जो है कोल्हापुर में पहुंचेंगे, ये हमें पता चल रहा है। उर्वशी, आपसे हम संपर्क में रहेंगे और पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल हम सुमित से लेते हैं। सुमित, मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के अंदाज में अब मेवात भेजा जा रहा है? ऐसी खबर आई है कि कुछ विधायकों को मेवात भेज दिया गया है और बाकी को भेजने की तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर पर जब दोपहर से ही ये बाइट कुमारस्वामी की तरफ से आई, या उन्होंने कहा कि उनके जो विधायक है बीजेपी के वो उनसे संपर्क में है, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अब इसको लेकर भी चिंता में है। यही वजह है कि येदियुरप्पा ने उसके बाद ये बात कही कि वो इस तरीके की किसी भी चीज में सम्मिलित नहीं है, और उसी के बाद से धीरे धीरे विधायकों को यहां से, नई दिल्ली से एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है जिसमें गुड़गांव या मेवात के आसपास के इलाकों में, जहां उनको एक रिसोर्ट में या फिर एक होटल में रखे जाने की बात करी है। और मैं आपको बताऊं दीपक जी, यहां से चाहे वो ईस्टर्न गेट कोर्ट हो या फिर वेस्टर्न कोर्ट जनपद का, ये नई दिल्ली का वो इलाका है जो खासतौर पर बहुत ज्यादा लुटियंस दिन का बहुत हाई प्रोफाइल इलाका, यहां से धीरे धीरे जो एमएलए बताए जा रहे हैं कि करीबन 3 से 4 एमएलए अमूमन यहां पर बचे हैं। बाकी सभी लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है या फिर ज्यादातर लोगों को कर्नाटका भवन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों रिपोर्टर, सैयद निजामुद्दीन आपका, सुमित चौधरी आपका और उर्वशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनोहर केशरी के पास। मनोहर, चिंता की कोई बात? चिंता की कोई बात नहीं है दीपक जी। रविशंकर प्रसाद को चेस्ट में कंजेशन और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से करीब 7 बजे एम्स लाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी प्राइमरी चेकअप करने के बाद उन्हें भर्ती करने की सलाह दी और उन्हें मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। और तमाम जो पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स होती है, उनकी जांच शुरू हो गई है और चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। तो मनोहर केसरी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को एम्स में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी तबीयत को आगे एग्जामिन करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, लेकिन फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश का सॉलिड गठबंधन हो चुका है, लेकिन अब यह गठबंधन 120 सीटों पर असर डालने की तैयारी में है। दरअसल लालू के बेटे और आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब चुनावी मौसम में इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस मुलाकात की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। रविवार को तेजस्वी ने मायावती से उनके घर पर मुलाकात की। जन्मदिन से पहले मायावती को अग्रिम बधाई भी दी। तेजस्वी ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। तस्वीर में मायावती भी खुश नजर आ रही हैं और तेजस्वी के चेहरे पर भी सुकून देखते ही बन रहा है। माया और तेजस्वी की इस मुलाकात के पीछे सियासी मकसद भी है। राजनीति के बाजार में चर्चा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन में हिस्सा बनकर आरजेडी यूपी की राजनीति में एंट्री करना चाहती है, तो अखिलेश और मायावती बिहार में सियासी जमीन की तलाश में हैं। तेजस्वी ने मायावती से कल मुलाकात के बाद आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लालू ने जो सोचा था यूपी में वो हो गया है। हम तो सबसे छोटे, सब लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं और सबसे पहले जो लालू जी ने जो कल्पना की थी उत्तर प्रदेश को लेकर के, आप लोगों को याद भी होगा उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में लगातार लालू जी के भाषणों को अगर आपने देखा होगा या प्रेस वार्ता को देखा होगा, तो उनका यही था
कि यूपी में भी एक महागठबंधन बनाया जाए जिसमें सपा और बसपा, आदरणीय मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें। क्योंकि देश में जो परिस्थिति जो है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार का लागू है, आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण को कहीं न कहीं से समाप्त करने की पूरे कोशिश में मायावती, अखिलेश और तेजस्वी के साथ आने से लोकसभा की 120 सीटों पर इस सियासी गठबंधन का सीधा असर पड़ सकता है। यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विरोधी एकजुट हो सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी एक साथ हैं। हालांकि यूपी में कांग्रेस गठबंधन से बाहर है, लेकिन बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के सहयोगी मायावती अखिलेश की ताकत समझते हैं, इसलिए खुद बधाई देने चले आ रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि राजनीति में हर कोई अपना नफा नुकसान सोचकर ही काम करता है। वहीं एलजेपी ने कहा है कि तेजस्वी को बिहार पर ध्यान देना चाहिए। पहले वो अपना बिहार तो संभाल ले। पहले जरूरत है उनको बिहार में, जहाँ से उनका राजनीतिक दल आता है, जहाँ से उनका क्षेत्रीय दल का आधार है, जरूरत है उनको पहले यहाँ पर अपना खाता खुलवाने की। तो जब वो अपना बिहार ही नहीं संभाल पाएंगे तो उत्तर प्रदेश घूमे या किसी भी प्रदेश घूमे क्या फायदा। यूपी में मायावती और अखिलेश तो साथ आ चुके हैं, लेकिन अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी अभी भी दूर है। सीटों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ है, जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर डाली गई है। जाट वोटर्स को साधने के लिए अजीत सिंह को मनाना जरूरी है, लेकिन सीटों की भी अपनी मजबूरी है। लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। शनिवार को गठबंधन के ऐलान के वक्त मायावती और अखिलेश ने 2 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दी थी, लेकिन अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी सिर्फ 2 सीटों से खुश होने वाली नहीं है। अजीत सिंह को मनाने के लिए इन 2 सीटों में कितनी सीटों को प्लस किया जाए, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक कल शाम दिल्ली में मायावती और अखिलेश यादव के बीच इस बात को लेकर बैठक होगी कि अजीत सिंह को कितनी सीटें दी जाएं। इस मुलाकात के बाद अखिलेश आगे का रास्ता साफ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश बुधवार को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी मुलाकात करेंगे। इसी मुलाकात के बाद ये साफ हो जाएगा कि आरएलडी गठबंधन में रहेगी या नहीं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश और मायावती 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से बिना गठबंधन के ही अमेठी और रायबरेली की सीट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए छोड़ दी गई है। वहीं बाकी 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। लेकिन पेच यही फंसा है कि अजीत सिंह सिर्फ 2 सीटों पर राजी नहीं हो रहे, इसलिए नया फॉर्मूला निकाला जा सकता है। मायावती और अखिलेश जाट बहुल मुजफ्फरनगर और बागपत सीट आरएलडी को देने को तैयार हैं, लेकिन आरएलडी मथुरा और कैराना की सीट भी चाहती है। पहले माना जा रहा था कि एसपी अपने कोटे से 1 सीट आरएलडी को दे सकती है, लेकिन अब इस बात की भी अटकलें हैं कि अजीत सिंह को मनाने के लिए बीएसपी भी अपने कोटे से 1 सीट दे सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। जानकारों के मुताबिक एसपी बीएसपी सीधे ज्यादा सीटें देने की जगह अपने पार्टी सिंबल पर अजीत सिंह के उम्मीदवारों को उतार सकती हैं, लेकिन अजीत सिंह चाहते हैं कि उन्हें सीधे सीटें ऑफर की जाएं। अब हाथी, साइकिल और हैंडपंप मिलाकर क्या हल निकालते हैं, ये आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। जेएनयू में 3 साल पहले हुई देश विरोधी नारेबाजी मामले में पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे, जिसके बाद एक बार फिर जेएनयू मामले पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा चार्जशीट में 7 कश्मीरियों आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशीर भट्ट और भारत विरोधी नारे लगाने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। इसलिए कोर्ट से कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की अपील की गई है। चार्जशीट के साथ कोर्ट में सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज के अलावा दूसरे दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश किया गया। इस बीच कन्हैया कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक बार फिर सफाई दी।
जबकि बीजेपी का रुख इस मामले में हमलावर है। अगर यह खबर सही है कि सचमुच पुलिस ने चार्जशीट दायर की है तो हम सबसे पहले जो है पुलिस को, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 3 साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, तो इस मामले में चार्जशीट आई है। हम इस बात की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इस संबंध में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, किसी भी वादे को वो पूरा नहीं किया है, इसीलिए उसके हाथ में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते खेल देना चाहती है। देखिए, पूरे देश भर में जब इस प्रकार के नारे लगाए गए जेएनयू कैंपस में, पूरे देश भर में एक तरह के आक्रोश की भावना देखने के मिला है। भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस प्रकार के भारत को बर्बाद करने की, टुकड़े टुकड़े करने की, भारत को बर्बाद करने की जो नारे लगाए हैं, ऐसे लोगों को नसीहत देने की जरूरत थी। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर के ऐसे भारत की बर्बादी चाहने वाले लोगों के साथ खड़े दिखे। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस को करीब 3 साल क्यों लगे चार्जशीट दाखिल करने में, और ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या 2019 के चुनाव के लिए देशद्रोह बनाम देशभक्ति का मुद्दा बनाने के लिए इस वक्त चार्जशीट को दाखिल किया गया है। आपको याद होगा कि आज से करीब 3 साल पहले जेएनयू में कुछ छात्रों के जमा होने और नारेबाजी के बाद से पूरे देश में एक नई तरह की बहस छिड़ गई थी। बहस राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह की तरफ बढ़ी और इसका असर लंबे समय तक पूरे देश में नजर भी आया। ये सब 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू में हुए कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। अफजल गुरु देश की संसद पर हमला करने वाला मुख्य गुनहगार था। उस अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी के बाद मामला दर्ज हुआ। इसमें एक तरफ जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित कई दूसरे छात्र थे, जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए या नारा लगाने वालों को नैतिक समर्थन दिया। तो दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसी नारेबाजी को देशद्रोह बताया। हालांकि कन्हैया जेल भेजे गए, बाद में जमानत पर बाहर आए, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रयागराज में कुंभ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मेले में बड़ा हादसा हो गया। वहां दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई। इसके बाद आग दूसरे टेंटों में भी फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। ये 3 तस्वीरें प्रयागराज में लगे कुंभ मेला क्षेत्र से सामने आई हैं। वहां दिगंबर अखाड़े के एक टेंट में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद देखते ही देखते इस आग ने आसपास के 12 टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जानकारी मिलने पर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। वक्त हम कुंभ नगरी प्रयागराज में हैं और कुंभ मेले में ये दिगंबर अखाड़ा है जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है कि 2 सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं और फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो तमाम दमकल के अधिकारी हैं और जो तमाम दमकल की गाड़ियां हैं वो इस वक्त मौके पर है। लोकल पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है और फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार 2 सिलेंडर इसमें ब्लास्ट हुए हैं, जिसके बाद पूरा दिगंबर अखाड़ा जो है वो ये आग की चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं ये जो बड़ा झंडा लहर रहा है, जिसमें सबसे ऊपर सफेद, काला, लाल, हरा और पीला इस रंग का ये जो झंडा है ये दिगंबर अखाड़े का झंडा है और इसी अखाड़े में आग लगी है। पूरा अखाड़ा जो है आग की चपेट में आ गया है। टेंट इसमें लगे थे, कपड़े के टेंट और टीन शेड भी लगे थे। फिलहाल जिस इलाके में आग लगी थी वहां पर लगातार पानी का छिड़काव करके लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। आप देखें उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के जो तमाम दमकल की गाड़ियां हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और दमकल विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। कोई कैजुअलिटी की अभी शुरुआती कोई खबर नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दिगंबर अखाड़ा है जो प्रयागराज में कुंभ नगरी में कुंभ के दौरान लगाया गया था यहाँ पर और इसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। चश्मदीदों की माने तो सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी।
बताया गया कि जिस वक्त आग लगी उस समय दिगंबर अखाड़े के संत खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। संतों की जुबानी ही सुनिए कि आग कैसे लगी। किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा हो गया है। अब इसके लिए इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है और अब देखिए गाड़ी कितनी देर बाद पानी? हाँ 10-20 मिनट तो लगाई है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दे, तुरंत व्यवस्था बना दे। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बने, साधु रहे करके विश्राम कर रहे थे। सबको साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज बचल हो गई है, पूरी सामग्री, अनाज पानी सब। पैसा वगैरह भी कुछ पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान कोई ले नहीं पाया। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आग पर काबू पाने का दावा किया और रसोई गैस का सिलेंडर फटने को ही आग लगने का कारण माना। एक गैस के सिलेंडर के फटने से ये घटना घटी और जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस तुरंत हरकत में आया और 3 से 5 मिनट के अंदर में हमारे 8 फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच करके तुरंत आग पर काबू पाए। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसकी वजह से किसी की भी जान की कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जला नहीं। बस केवल जो कुछ हुआ वो आग के काबू पाने में जो पंडाल में जो जला है वही नुकसान हुआ। मंगलवार को प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला शाही स्नान होना है, जिसके कारण कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। ऐसे में कुंभ के शुरू होने से पहले ही आग का लगना प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह अखाड़े के पहले शाही स्नान के साथ ही कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। प्रयाग में कुंभ शुरू होने में अब महज कुछ घंटों का समय ही बाकी है। ऐसे में वहां पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पहले शाही स्नान की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर कुंभ का पहला शाही स्नान होना है, जो सुबह करीब 6 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। कुंभ नगरी प्रयागराज में कुंभ का शुभारंभ हो गया है और आप देखें कि भारी तादाद में पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाने को ये तैयार हैं। हम आपको बता दें कल सुबह 6:15 पर पहला शाही स्नान होगा और पूरे के पूरे 13 अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान करेंगे। एक खास बात है इस बार के कुंभ में, वो ये कि इस बार किन्नर अखाड़े को भी जोड़ा गया है। हालांकि उसे अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जो जूना अखाड़ा है उसमें उसको मर्ज किया है। जूना अखाड़ा ने उसे अपने उसमें मान्यता दी है और कहीं ना कहीं इस बार ये विशेष आकर्षण है। इस बीच मेला प्रशासन ने अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम भी तय कर दिया है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों का स्नान होगा, इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे। सन्यासी अखाड़ों में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री पंचायती अटल अखाड़े का स्नान होगा। वहीं उदासीन अखाड़ों में सबसे बाद में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला का स्नान होगा। पेशवाई में भी अखाड़ों का करीब करीब यही क्रम है। स्नान के लिए हर अखाड़े को 45 मिनट का वक्त दिया गया है। इस बीच शाही स्नान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए कुंभ मेला क्षेत्र के मेन गेटों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। साथ ही सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस पूरे कुंभ मेले की वो ये थी कि आप साफ सफाई देखें। इन रोड पर साफ सुथरी सड़कें बनाई गई हैं, जो स्वच्छ दूत नाम दिया गया है सफाई कर्मियों को, और एक एक चीज वो जो है बारीकी से साफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लोगों का आना शुरू हो गया है। किसी भी तरह के वाहन की एंट्री पर जो है बैन लगा दिया गया है। सिर्फ व्यक्ति विशेष की गाड़ी ही अंदर आ सकती है और सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी से लेकर यूपी पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात कर दी गई है। डेरा डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे कुंभ को।
कुंभ मेले में पहली बार किन्नर अखाड़े की भी भागीदारी हो रही है। हालांकि इस अखाड़े को शुरू से विरोध का सामना भी करना पड़ा है। कुंभ 2019 शुरू हो गया है कुंभ नगरी प्रयागराज में। इस बार किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ है। हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, इनसे बात करते हैं। कितनी जद्दोजहद और कितनी लड़ाई के बाद यहाँ तक पहुंचे? बहुत मेहनत की है आपने। जिंदगी में मेहनत तो हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट आवर बिलीव्स कि जिंदगी में जो हम बदलाव और मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश थी, तो उसी को लेके हम आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हम हमारे ही धर्म से विमुख हो गए थे, तो इस धर्म में वापस आने के लिए हमने अखाड़ा बनाया। उस तरीके से पुरुषार्थ दिखाते हुए जूना अखाड़े के साथ, जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज जी के साथ हमारी बातचीत होती रही, और वो बातचीत आज रंग लाई है कि हमारा सारा पेपर वर्क हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने बकायदा पुरुषार्थ दिखाते हुए हमें बरोबर का स्थान देते हुए किन्नर अखाड़े को किन्नर अखाड़ा घोषित किया। इस बार कुंभ में 3 शाही स्नान है, जिनमें पहला 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, जबकि दूसरा 4 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन और तीसरा 10 फरवरी को पौष पूर्णिमा के दिन है। नए लेप पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जस्टिस सीकरी ने क्यों गुनगुनाया गाना। जिसमें उन्हें लंदन के कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूनल में भेजा जाना था। दरअसल सीकरी उस हाई पावर कमेटी में शामिल थे जिसने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाया था। विरोधी कह रहे थे कि रिटायरमेंट गिफ्ट के लिए सीकरी ने सरकार का साथ दिया है। मोदी सरकार ने दिसंबर में जस्टिस सीकरी को लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा था। जस्टिस सीकरी ने पहले प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन अब उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। इसके पीछे की वजह जस्टिस सीकरी का उस हाई पावर कमेटी में शामिल रहना है जिसने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाया था। 10 जनवरी को हाई पावर कमेटी ने जब आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाया, तभी से जस्टिस सीकरी पर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की आपत्ति के बावजूद जस्टिस सीकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-1 के मत से वर्मा को हटा दिया था। विरोधियों ने आरोप लगाया कि सरकार का साथ देने के बदले जस्टिस सीकरी को रिटायरमेंट के बाद कुछ बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। उन्हें लंदन में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भेजे जाने के प्रस्ताव को उसी से जोड़कर देखा जा रहा था। इन्हीं वजहों से जस्टिस सीकरी ने मोदी सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि पिछले साल दिसंबर में ही जस्टिस सीकरी को ये प्रस्ताव दिया जा चुका था, जबकि आलोक वर्मा को हटाने का फैसला जनवरी में आया है। लेकिन विरोधी सरकारी प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे थे। वहीं बीजेपी कह रही है कि इस तरह का विवाद खड़ा करना गलत है। Well, it is, I don't think, a matter of coincidence. How he was given a plum appointment, and soon after the removal of Alok Verma ji, this appointment was to be given. Therefore, people have made their own inferences, and I think in this light maybe Justice Sikri has declined, but the fact remains that why he was given an assignment by the government when he was sitting on a very important issue where they were to take a decision for removing Alok Verma ji. तो ये सारी चीजें यही दर्शाती है कि मोदी गवर्नमेंट एक न्यायपूर्ण तरीके से चलने के बजाय वो हर एक को डरा धमका के और अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट हो गई है। इसमें कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई काम नहीं होता। सब कानून को तोड़ फोड़ जोड़ के काम कर रहे हैं। जो जस्टिस सीकरी के खिलाफ कहा गया है, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ये रिपोर्ट सही है तो उन्होंने सबसे ऊंचे
जो हमारे मापदंड है उसी के तहत ऐसे निर्णय लिया होगा। और मैं मानता हूं ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे लोग जो है समाज में, इनको बंद कर देना चाहिए कि न्यायाधीशों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां करना या झूठे ऐसे बातें कहना, या वो भी जजमेंट्स और कोर्ट्स के खिलाफ। चुनावी साल में विपक्ष ऐसे मुद्दों को हाथ से नहीं जाने देगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बार बार सीबीआई विवाद को उठाया जाएगा। सीबीआई से आलोक वर्मा की विदाई के विवाद और फिर कॉमनवेल्थ के ट्रिब्यूनल से नाम वापसी के बाद जस्टिस A.K. सीकरी पर सबकी नजर है। जस्टिस सीकरी आज एक किताब के विमोचन समारोह में आए थे। देश के पूर्व चीफ जस्टिस Y.K. सब्बरवाल के जीवन पर आधारित किताब बियॉन्ड द नेम का विमोचन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने किया। इस मौके पर जस्टिस A.K. सीकरी ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। इंडिया न्यूज के एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने जब उनसे कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ट्रिब्यूनल से नाम वापस लेने के बारे में पूछा तो जस्टिस सीकरी ने शायराना अंदाज में जवाब दिया और कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार